हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इन लोअर एंड हायर एनिमल्स का पार्ट 2। आज के सेशन में हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में एंड वी विल कवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक इन डिटेल। अभी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बड़े आंसर पूछे जाते हैं यानी शॉर्ट नोट पूछा जाता है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक में से नक्की तुम्हाला काय विचारलं जाईल ते मी तुम्हाला सांगणार आणि त्याला तुम्ही स्टार मार्क करून ठेवा। बाकी तुम्ही रीड करू शकता फॉर योर सीईटी प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम ये चैप्टर सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने वाले हैं और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ने वाले हैं ताकि आपका दोनों कंटेंट अच्छे से कवर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमको क्या दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर पहले तो हम गैमेट्स बनाते हैं और फिर उस गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करते हैं, म्हणजे गैमेट्स फ्यूज करतो। ये हमने पहले भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 1 प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस एंड देन फर्टिलाइजेशन। सेम स्टेप यहाँ पे होगा, पहले हम गैमेट बनाएंगे और फिर उस गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो जो भी आप बच्चा पैदा करने वाले हो, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजेनी, तो जो प्रोजेनी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं ये प्रोजेनी कैसे बनने वाली है, बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब पहले गैमेट्स बनाना पड़ेगा और फिर उन गैमेट्स का फ्यूजन करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीमिक्सिस। एम्फी मतलब क्या होता है, दो अलग अलग गैमेट्स, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, दो अलग अलग गैमेट्स को एम्फी बोलते हैं। एम्फी मीन्स टू डिफरेंट गैमेट्स। और मिक्सिस मतलब क्या होता है, फ्यूजन। मिक्सिस वर्ड का मतलब क्या होता है, फ्यूजन या मैरिज भी बोल सकते हो, बट फ्यूजन इज साइंटिफिकली करेक्ट टर्म, तो हम फ्यूजन बोलेंगे। सो एम्फीमिक्सिस म्हणजे काय, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इन एनिमल्स गैमेट फॉर्मेशन प्राइमरीली इन्वॉल्व्स मियोसिस। देखो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते टाइम भी बोला था, अभी फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड का सेल डिवीजन चैप्टर अच्छे से नहीं किया तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। This chapter is based on cell division chapter. So 11वीचं सेल डिव्हिजनचं मियोसिस कॉन्सेप्ट आणि मायटोसिस कॉन्सेप्ट नीट समजून घ्या, तरच तुम्हाला हा चैप्टर समझना। अदरवाइज दिस टॉपिक विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस करके। मियोसिस मतलब क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से आपको 4 हेप्लॉइड सेल्स मिलते हैं, दिस इज मियोसिस। आणि मायटोसिस म्हणजे काय असतं, माइटोसिस मतलब एक डिप्लॉइड सेल से आपको 2 डिप्लॉइड सेल मिलेंगे, एक का 2 दिस इज माइटोसिस, एक का 4 दिस इज मियोसिस। मैं आपको दिखा देती हूँ एक इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए कि मियोसिस में एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं। ये देखो, ये मेरा एक डिप्लॉइड सेल है, दिस इज माय सिंगल डिप्लॉइड सेल। ये सिंगल डिप्लॉइड सेल से पहले 2 सेल बने और फिर ये 4 में डिवाइड हो गए। तो 1 से 2, ये देखो 1 से 2 बनेगा और फिर 2 सेल से 4 सेल बन जाएंगे और यही सेल्स आगे जाके स्पर्म बनेंगे, दिस इज मियोसिस। ये देखो यहाँ पे आपका ये पहले एक से डिप्लॉइड सेल था, फिर इसका क्रोमोसोम डबल हुआ, फिर ये 2 में डिवाइड हुआ, फिर 4 में डिवाइड हुआ। 1 से 2, 2 से 4, तो टोटल हमको 4 सेल्स मिलते हैं। एक डॉटर सेल से, सॉरी एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। 1 मदर सेल गिव्स 4 डॉटर सेल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मियोसिस। तो इस तरीके से हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है, जे आपण पुढे बघणार आहोत, गॅमेट फॉर्मेशनच्या टॉपिक मध्ये डिटेल मध्ये बघणार आहोत। द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स शो 3 मेन फेजेस, ये हमने प्लांट चैप्टर में भी पढ़ा था। एक होता है जुवेनाइल फेज यानी कि यंग फेज विच इज सेक्सुअली इमेच्योर। इस फेज में हमारा जो ऑफस्प्रिंग है उसमें गैमेट्स अभी बने नहीं है, ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी नहीं है, दिस इज यंग फेज। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड डेवलप्ड, एंड देन आता है सेनेसेंस फेज। सेनेसेंस फेज मतलब क्या होता है, एजिंग फेज, यानी कि गैमेट्स का क्वालिटी कंप्लीट हो गया है या फिर फीमेल का मीनोपॉज चालू हो गया है तो अब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ऐसे फेज को सेनेसेंस फेज बोलते हैं। तो 3 फेजेस आते हैं। जुवेनाइल फेज इज द फर्स्ट फेज जहां पे सिर्फ बॉडी की ग्रोथ हो रही है, इट विल ओनली शो फिजिकल ग्रोथ। यहाँ पे क्या दिखाई देगा, फिजिकल ग्रोथ फेज। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 13 साल 14 साल तक उस बच्चे की सिर्फ हाइट बढ़ती जाती है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बढ़ते हैं, लेकिन गैमेट डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं होता है। तो दैट फेज इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। जब उस एनिमल्स के, मतलब दिस एनिमल इज नॉट रेडी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जब उसके गैमेट्स डेवलप हो जाते हैं तब वो रेडी हो जाता है, तो उस फेज को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज।
यहाँ पर फिजिकल ग्रोथ तो हो चुकी है और यहाँ पर गैमेट्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो गया है. द एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस इन दिस फेज एंड बोथ दिस पीरियड आर ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स. अभी अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस का रिप्रोडक्टिव फेज 14 ईयर्स के बाद स्टार्ट होता है. अगर मैं कैट या डॉग की बात करूं तो उनका रिप्रोडक्टिव फेज 1-2 साल में ही स्टार्ट हो जाता है. तो हर एक एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज अलग होता है, जुवेनाइल फेज का ड्यूरेशन अलग होता है. आफ्टर अटेनिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी, अटेनिंग मीन्स ऑब्टेनिंग, मतलब जब आप एक बार रेडी हो जाते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, आपके सारे ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं. तो आफ्टर डेवलप्ड सेक्सुअल मेच्योरिटी द एनिमल शोज, एग्जिबिट करना मतलब दिखाना, एग्जीबिशन में हम दिखाते हैं ना, तो उसको एग्जिबिट करना बोलते हैं, दिखाना. सो द एनिमल शोज वेरियस इवेंट्स. तो हमको यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स देखने मिलते हैं. पहला इवेंट हमको देखने मिलता है प्री फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट का ट्रांसफर. पहले आप गैमेट बनाओगे, फिर इस गैमेट को ट्रांसफर करोगे. दिस इज फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा. और थर्ड फेज में क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. मतलब आपने यहाँ पे फ्यूजन किया, फ्यूजन करने के बाद आपका जाइगोट बना. अब ये जाइगोट मेच्योर होके एम्ब्रियो बनाएगा. मतलब पहले आपका गैमेट बनेगा, फिर गैमेट को ट्रांसफर करेंगे, फिर ये गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिलके फ्यूजन करेगा. फ्यूजन करने के बाद जाइगोट बनेगा. देन जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू फीटस, दैट फीटस विल डेवलप इनटू चाइल्ड. इस तरीके से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कंप्लीट होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो हैं अलग अलग ब्रीडिंग पैटर्न्स दिखाते हैं. कुछ एनिमल्स पर्टिकुलर सीजन में ही बच्चे पैदा करते हैं, जैसे डोंकी, शीप, गोट, फिशेस एक्सेट्रा. और कुछ एनिमल्स कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं, जो साल में कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं. तो ऐसे आपको एग्जाम्पल दिया गया है. ये एग्जाम्पल आपको सीईटी में पूछा जा सकता है. चलो, तो अब देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ये देखो, ये हमारे रिप्रोडक्शन के अलग अलग इवेंट्स हैं. पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ओके. तो एक एक करके हमको यही इवेंट्स पढ़ने हैं. इस पूरे चैप्टर में हमको यही सब पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट. अभी फिर से सेम चीज दिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है. क्या बोला है कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स सिक्वेंशियल स्टेप्स. सिक्वेंशियल स्टेप्स म्हणजे काय असतं? स्टेप बाय स्टेप. तो कौन कौन से स्टेप्स हमको देखने मिलते हैं? पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर ट्रांसफर. इंसेमिनेशन म्हणजे काय? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स. तो पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्रेगनेंसी पीरियड आएगा. जेस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी. एंड फिर आएगा पार्चुरेशन. पार्चुरेशन यानी चाइल्ड डिलीवरी. तो ऐसे अलग अलग 7 to 8 स्टेप्स हमको देखने मिलते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब यहाँ पर क्या बोला है कि स्पर्म एंड एग्स, दीज आर द गैमेट्स. मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को एग बोलते हैं. तो स्पर्म एंड एग, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रहेगा टेस्टिस. दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फॉर मेल, टेस्टिस. और फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा? ओवरी. तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में और एग बनते हैं ओवरी में. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है? गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अपना गैमेट बनता है. गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पर्म भी बनेगा, एग भी बनेगा. मेल की बॉडी में स्पर्म बनेगा, फीमेल की बॉडी में एग बनेगा. स्पर्म कहाँ बनने वाला है? टेस्टिस में बनने वाला है. अंडा कहाँ बनने वाला है? ओवरी में बनने वाला है. और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ऑर्गन्स है, जो गैमेट्स बनाते नहीं है लेकिन बाकी का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. तो अदर देन टेस्टिस एंड अदर देन ओवरी, बाकी के ऑर्गन्स को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं. और मेल और फीमेल दिखने में अलग अलग दिखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो आदमी की बॉडी अलग होती है, औरत की बॉडी अलग होती है, बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, बॉडी के कैरेक्टर्स अलग होते हैं. तो इन कैरेक्टर्स को, मतलब जिस कैरेक्टर के वजह से आपको आदमी अलग दिखाई देता है, औरत अलग दिखाई देती है, इन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, या फिर इसको बोलते हैं सेक्सुअल
डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स। डायमॉर्फिक मतलब क्या होता है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर, मेल का स्ट्रक्चर अलग, फीमेल का स्ट्रक्चर अलग, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स। आगे क्या बोला है, इन मेल्स प्रेजेंस ऑफ बियर्ड, मेल्स में हमको क्या देखने मिलती है, दाढ़ी देखने मिलती है। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में बात की जा रही है कि जब मेल बड़ा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने मिलेंगे। तो मेल की बॉडी में दाढ़ी देखने मिलती है, मूछ देखने मिलती है उसके चेहरे पे, मुस्टैच यानी मूछ, उसके चेस्ट पे, मेल्स के चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी एकदम मस्कुलर होना स्टार्ट हो जाती है। दे शो एनलार्ज्ड लैरिंग्स, ये लैरिंग्स बड़ा हो जाता है, एडम्स एप्पल जिसको बोलते हैं। जब लड़के कॉलेज जाते तो देखो एडम्स एप्पल बाहर आ जाता है। दीज आर ऑल सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल्स। और फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उनका पेल्विस थोड़ा ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है आगे जाके, ताकि वो फीटस को अच्छे से डेवलप कर सके। एंड फीमेल्स के वॉइस का जो पिच है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। सो दीज आर सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड दीज आर सेकेंडरी कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस एवरीबडी। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये सारे आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होते हैं, जो हमारे गैमेट के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे और ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से डेवलप करेंगे। उन ऑर्गन्स को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मतलब ये एक तरीके से एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं। मेन गैमेट बनाने का काम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है मेल्स में? टेस्टिस। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेल्स का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इट इज टेस्टिस, ऑल्सो कॉल्ड एज गोनाड, and it has accessory duct and glands which form internal and external genitalia। जेनिटेलिया मतलब क्या होता है? कॉप्युलेटरी ऑर्गन, यानी जिसके मदद से सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। देखो सेक्स ऑर्गन और जेनाइटल ऑर्गन में डिफरेंस होता है, मैं यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ। ये है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी उनको ये कभी क्लियर नहीं होता है कि सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है और जेनाइटल ऑर्गन मतलब क्या होता है। सेक्स ऑर्गन अलग होता है, जेनाइटल ऑर्गन अलग होता है। सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है? जिसमें गैमेट्स बनते हैं, गैमेट प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर आपके गैमेट्स बनते हैं। जैसे कि अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स का सेक्स ऑर्गन और फीमेल्स का सेक्स ऑर्गन अलग है। मेल्स का सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, फीमेल्स का सेक्स ऑर्गन है ओवरी। मेल के सेक्स ऑर्गन में बनते हैं स्पर्म और फीमेल के सेक्स ऑर्गन में बनते हैं एग या ओवा जिसको हम बोलते हैं। अब अगर हम जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो मैम जेनाइटल ऑर्गन मतलब क्या होता है? जेनाइटल ऑर्गन मतलब कि कॉप्युलेटरी ऑर्गन, यानी जिसकी मदद से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और गैमेट एक्सचेंज होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है। दिस इज योर कॉप्युलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स का कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा है और फीमेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा है? मेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन है पीनस। ये गैमेट बनाता नहीं है, ये सिर्फ कॉप्युलेशन करने में हेल्प करता है, गैमेट ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। दिख रहा है ना? हाँ। और फीमेल का कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा है? वजाइना। तो जेनाइटल ऑर्गन अलग होते हैं, सेक्स ऑर्गन अलग होते हैं। इसको अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लो क्योंकि ये बेसिक कंफ्यूजन है जो हर बच्चे को रहता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये अपने दिमाग में अच्छे से फिट करके रखो। अब यहाँ पर आपको ये जो डायग्राम दिया है, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ बोर्ड्स का, 1 सेकेंड। ये देखो 2022 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम दिया था और आपको ये लेबल करने के लिए बोला गया था। तो ऐसे डायरेक्ट डायग्राम देकर आपको वो लेबल करने के लिए बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आया है क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर डायग्राम? नहीं, सिर्फ 2022 में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया था। तो मैं ये बोल रही हूँ कि डायग्राम आ सकता है, आपको लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है और आपको सारे लेबल्स प्रैक्टिस करके रखने हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आपको मैंने यहाँ पर सारे लेबल्स बताए हुए हैं, आपको बस एज इट इज अपने टेक्स्ट बुक में लिख कर लेना है। मैं शॉर्ट में फटाफट यहाँ पर बता भी देती हूँ ताकि आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सको। ये वाला ऑर्गन कौन सा है? दिस इज योर सेमिनल वेसिकल। ये क्या है? इजैक्युलेटरी डक्ट। ये क्या है? कॉपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है। ये अपना क्या आएगा? दिस विल बी योर यूरेथ्रा। ये क्या आएगा? दिस विल बी एपिडिडाइमिस। ये क्या आएगा? टेस्टिस। ठीक है, सिंगल है इसीलिए मैंने आई यूज किया है। अगर 2 टेस्टिस है तो हम ई यूज करेंगे,
दिस इज द प्लूरल फॉर्म, ये अनेक वचन, यानी 2 टेस्टिस होते हैं मेल्स के पास। सिंगल टेस्टिस रहेगा तो आई लिखते हैं, 2 टेस्टिस रहेंगे तो ई लिखेंगे। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? वास डिफरेंस। और ये लास्ट में क्या है? दिस इज ग्लैंस पेनिस, या फिर इसको आप प्रप्यूस नहीं, पीनस ही बोल सकते हो, ग्लैंस पेनिस। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में लेबल्स बताए हैं, आपको ये सारे लेबल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ वीडियो को पॉज कर करके डायग्राम लेबल करके रखो, बिकॉज दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। 2022 में ये पीवाईक्यू पूछा गया है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल में बात समझते हैं। देखो, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या डाइजेस्टिव ऑर्गन हो या रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, हर एक ऑर्गन एक स्पेसिफिक जर्म लेयर से बनता है। आप आगे जाके पढ़ोगे कि हमारा जो फीटस होता है, देखो मैं उसका भी आपको डायग्राम दिखाती हूँ। सब कुछ हम इस चैप्टर में डायग्राम की मदद से पढ़ने वाले हैं। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। ये देखो, जब आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो आपका जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होके पहले एक जर्म लेयर बनाएगा, फिर 2 जर्म लेयर बनेंगी, फिर आगे जाके इधर पे देखो 3 जर्म लेयर बन गई। दिख रहा है? देखो ये वाला डायग्राम देखो कैसे 3 जर्म लेयर बनती है। लुक, कहाँ गया? ये देखो, ये फर्स्ट जर्म लेयर थी, ये सेकेंड जर्म लेयर है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। और ऐसे 3 जर्म लेयर से हमारे फीटस में अलग अलग ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। ये देखो कैसे इसमें अलग अलग ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो रहे हैं। हाथ, कान, मुंह, दिल, सर, पैर सब बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये जो 3 जर्म लेयर्स है, उन 3 जर्म लेयर्स से अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। उसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा जो फीटस 3 जर्म लेयर बनाता है, बेसिकली हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होती है। एक होती है बाहर की लेयर एक्टोडर्म, एक होती है मीसोडर्म, और एक सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म। तो इसमें से हमारा जो टेस्टिस है, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये कौन सी जर्म लेयर से बना है? ये बना है मीसोडर्म से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो टेस्टिस है, ये कहाँ पर डेवलप होते हैं? इट डेवलप्स इन एब्डोमिनल कैविटी। जब हमारा फीटस 3 मंथ्स का होता है, अर्ली एम्ब्रियो लाइफ, अर्ली डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि जब ये 3 मंथ्स का होता है, जब ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता, तो एक्चुअली में टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर डेवलप होते हैं। देखो ऐसे, जब हमारा फीटस 3 महीने से छोटा है, मतलब मम्मी के पेट में है, वुम्ब में है, पर 3 महीने से छोटा है, तो वो एक्चुअली में एब्डोमेन में डेवलप हो रहा है। ये एब्डोमेन है अपने बच्चे का। तो टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होते हैं, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स ये टेस्टिस नीचे आ जाते हैं। मैम ये टेस्टिस नीचे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहता है, और स्पर्म बनाने के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए 28 डिग्री सेल्सियस का, और इतना टेम्परेचर सिर्फ स्क्रोटम में रहता है। तो कम टेम्परेचर पे ही स्पर्म बनेंगे, इसीलिए हमको अपने टेस्टिस को एब्डोमेन से नीचे लेकर आना पड़ता है। और ये डायरेक्ट नीचे नहीं आते, ऐसा कोई बॉल नहीं है कि हमने इसको नीचे फेंक दिया और नीचे आ गए। यहाँ पे अगर टेस्टिस बन रहे हैं तो ये टेस्टिस एक कैनाल की मदद से नीचे आएंगे। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा सीक्रेट पाइप होता है, ये सीक्रेट पाइप को हम बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। इस कैनाल की मदद से धीरे धीरे टेस्टिस इस पाउच के अंदर आता है। इस पाउच को बोलते हैं स्क्रोटम। और ये टेस्टिस ऐसे, जैसे समझो धागा पकड़ा है, धागे से आप टेस्टिस को नीचे छोड़ रहे हो, तो वो जो धागा है, वो धागा धीरे धीरे टेस्टिस को नीचे लाके छोड़ता है। तो वो धागे को बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो धागा दिख रहा है ऊपर, जहां से टेस्टिस नीचे आने वाला है, ये जो धागा है जिसने टेस्टिस को पकड़ के रखा है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, 3 महीने से पहले हमारा टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हुआ। आफ्टर 3 मंथ्स जैसे जैसे फीटस बड़ा होगा, ये टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आ जाता है। मैम अगर टेस्टिस कभी स्क्रोटम में आया ही नहीं तो क्या होगा? तो फिर आपका टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएगा। एब्डोमेन में टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पर्म नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बनेंगे तो वो मेल नपुंसक रह जाएगा, इनफर्टाइल रह जाएगा, स्टेराइल रह जाएगा, और फिर उस मेल में गैमेट नहीं बनेंगे तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को फिर क्रिप्टोर्किडिज्म बोलेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि हमारा टेस्टिस कहाँ डेवलप होता है? एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है। अब थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का बेसिक टॉपिक याद करो। हमने क्या पढ़ा था कि हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हमारे एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, दे आर कवर्ड बाय पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये किससे कवर्ड होते हैं? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। मतलब ये अपना एब्डोमेन है, तो यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है इसके ऊपर भी एक लेयर होगी, यहाँ पे जो स्टमक है इसके ऊपर भी एक लेयर होगी,
यहाँ पे आपका लिवर है, इसके ऊपर भी लेयर होगी। मतलब हमारे एब्डोमेन में इतने पार्ट में जितने भी ऑर्गन्स है ना, सबके ऊपर एक अलग अलग ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। उस ट्रांसपेरेंट लेयर को बोलते हैं पेरिटोनियम। तो अपना जब टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप होता है तो टेस्टिस के पास भी पेरिटोनियम होती है, लेकिन जब ये टेस्टिस नीचे आ जाता है तो उसके पेरिटोनियम लेयर खत्म हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बचती है, बाकी खत्म हो जाती है। तो पहले टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है, फिर आफ्टर 3 मंथ्स वो टेस्टिस नीचे आ जाता है, डिसेंड करता है, मतलब नीचे उतर जाता है। कहां पर आ जाता है? स्क्रोटम में। कैसे आता है स्क्रोटम में? इंग्विनल कैनाल की मदद से। कौन इस टेस्टिस को नीचे लेकर आता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। मतलब समझो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है और ये टेस्टिस है, तो मैंने इससे इसको बांध दिया है। तो अब ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये इस टेस्टिस को नीचे लेकर आएगा स्क्रोटम में। ये जो है ना, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ये इस टेस्टिस का साथ नहीं छोड़ेगा। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये टेस्टिस के साथ चिपक के टेस्टिस को नीचे लेकर आता है, स्क्रोटम तक लेकर आता है। और अगर गलती से हमारा टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया तो मेल स्टेराइल रहेगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म, यानी कि देयर विल बी नो स्पर्म फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो थोड़ा सेम चीज थोड़ी सी थियोरी में देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस मीसोडर्म में बनता है। ये इनिशियल लेवल पे एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है और फिर थोड़े टाइम के बाद ये स्क्रोटम में आ जाता है। ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ हमारा टेस्टिस एब्डोमिन में डेवलप हुआ है और बाद में ये स्क्रोटम सैक में आता है थ्रू इंग्विनल कैनाल। इस कैनाल की मदद से नीचे आता है। अगर आप टेस्टिस का ओवरऑल डायमेंशन देखोगे तो 4 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होता है ऐसे, और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। मतलब समझो ऐसा, ये तो बहुत बड़ा हो गया, इतना छोटा रहता है टेस्टिस, इतना छोटा। ठीक है, ओके। अंडाशय बोलते हैं इसको, जो हिंदी मीडियम मराठी मीडियम के बच्चे उनके लिए मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस के बारे में अभी हमको क्या बताया है, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको इस फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ, तो थियोरी भी समझ में आ जाएगी। अब देखो फ्लो चार्ट में क्या बोला है, हिस्टोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। हिस्टोलॉजी मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। हम टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो इधर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, टेस्टिस के बाहर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है उस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इधर देखो ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। टेस्टिस इज कवर्ड बाय कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन लेयर जो है, इस प्रोटीन लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मतलब इमेजिन करो ये अपना टेस्टिस है, इस टेस्टिस के बाहर एक लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दिस ग्रीन कलर का लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर क्या है? इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग। देखो मैंने क्या बोला था, जब टेस्टिस अपना छोटा था, जब टेस्टिस 3 महीने से पहले बन रहा था तो वो एब्डोमेन में था। जो ऑर्गन एब्डोमेन में रहेगा उनके पास पेरिटोनियम होगा। तो टेस्टिस जब नीचे आता है ना तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा पेरिटोनियम भी नीचे आ जाता है, इनकम्प्लीट लेयर रहती है। तो ये जो इनकम्प्लीट लेयर है पेरिटोनियम की, इस इनकम्प्लीट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। ये जो रेड वाली लेयर है ना, जो थोड़ी थोड़ी इनकम्प्लीट हो गई है, इसको बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। एंड इनर टू इट इज ट्यूनिका वास्कुलोसा। और इसके अंदर एक लेयर होती है, यहाँ पे एक लेयर होती है येलो वाली, दिस इज ट्यूनिका वास्कुलोसा। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, ब्लू वाली जो लाइन है ये मेरा टेस्टिस है, कलर फॉलो करो, ये मेरा टेस्टिस है। टेस्टिस के बाहर जो पहली लेयर सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर एक लेयर है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर एक लेयर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका वेजिनालिस, जो इनकम्प्लीट लेयर है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो येलो वाली लेयर है दिस इज ट्यूनिका वास्कुलोसा। इसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं जो हमारे टेस्टिस को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वापिस से 2 बार पीछे जाके फिर से सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाली लेयर है, ये येलो, ये ग्रीन वाली लेयर, हमको अब इसको ही फॉलो करना है। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाली लेयर है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाली लेयर टेस्टिस को डिवाइड कर देगी। ये देखो ऐसा कुछ दिखेगा अपना टेस्टिस। बेसिकली ये दिख रहा है तुमको, ये व्हाइट 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 कैप्सूल दिख रही है, दिस कैप्सूल इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से टेस्टिस अंदर ही अंदर ऐसे कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। ये कॉलम्स को बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ये कॉलम को क्या बोलते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, यानी कि अलग अलग कॉलम्स बन गए हैं। अभी एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं? एक टेस्टिस में कुछ अराउंड 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इट हैज 200 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मतलब ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है,
ऐसे 300 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वजह से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। अब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। ये अपना टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ऐसे लोब्स बन गए हैं, ऐसे एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब। अब इसके अंदर आपको और ट्यूब्स देखने मिलेंगे, ऐसे 1 2 1 2 3 4 1 2। तो ये जो येलो वाली जो लेयर बना रही हूं मैं, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब ये देखो, ये अपना टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ये वाला जो पार्ट है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। इसके अंदर ये जो मैगी जैसा दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ये कलर सबको, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो इसको क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो एक टेस्टिस में 200 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में एक सिंगल लोब्यूल में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सब सीईटी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रही हूँ। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आप काट के देखो, मतलब इस ट्यूब को खोलो, ऐसे इस ट्यूब को, मैगी नूडल्स को ऐसे लंबा करो, इसको बाहर निकालो, इसको बीच में से काटो और अंदर से इसको देखो, तो क्या दिखाई देगा, कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा। देखो मैं दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। एक सेकेंड रुको, गेमेटोजेनेसिस वाला किधर, हाँ ये देखो, मैंने ये मैगी नूडल्स यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने बाहर निकाला, उसको मैंने बीच में से कट किया और मैंने ऐसे उसको सामने से देखा। मतलब मैंने इस मार्कर को, ये जो पेन है, इसको मैंने ऐसे सामने से ऐसे कट किया और इसको मैं इधर से देख रही हूँ, सामने से देख रही हूँ। तो सामने से ये ट्यूब मुझे ऐसी दिखाई देती है। तो इस ट्यूब को अगर मैं जूम करूँ, इस छोटे से पार्ट को अगर मैं जूम करके देखूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा कि सबसे बेस में जो सेल्स हैं, ये सबसे बेस वाले जो सेल्स हैं, ये बेस वाले सेल्स को बोलते हैं मदर सेल्स। दीज आर मदर सेल्स, जिनको हम जर्म सेल्स बोलते हैं। और मदर सेल हमेशा कैसा होता है, मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है। फिर इसी मदर सेल में मियोसिस होना चालू होगा। पहले ये मदर सेल खाना खाएंगे, ग्रोथ फेज दिखाएंगे, ग्रोथ फेज दिखा के ये बड़े हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब अब ये मियोसिस करने के लिए रेडी है। तो ये मियोसिस 1 करेंगे, मियोसिस 2 करेंगे, और फिर हमको हमारा स्पर्मेटिड्स मिल जाएगा। फिर ये स्पर्मेटिड अभी मैच्योर नहीं है, इस स्पर्मेटिड्स को और खाना चाहिए। तो अब ये स्पर्मेटिड्स खाना खाने के लिए किसके पास जाएंगे, सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे। ये देखो बाजू में जो ऐसे सेल्स है, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल का दूसरा नाम है नर्स सेल, या इसका और एक नाम है सस्टेंटेक्युलर सेल। क्या नाम है इसका, सस्टेंटेक्युलर सेल्स। तो यहाँ पे पहले आपका मदर सेल है, ये मदर सेल मियोसिस करता है। देखो ये वाला डायग्राम देखते हैं ना, ये अपने मदर सेल्स हैं। मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, कौन सा यूज करूँ, ये, दीज आर अवर मदर सेल्स। ये मदर सेल्स खाना खा के पहले बड़े हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, और फिर उसके बाद ये मियोसिस करना चालू करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ऐसे करके आपको स्पर्मेटिड्स मिल जाते हैं। ये अपने स्पर्मेटिड्स हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स के पास अभी टेल नहीं है, ये स्पर्मेटिड्स खाना खाने के लिए देखो सर्टोली सेल्स के पास जा रहे हैं, और जैसे ये सर्टोली सेल्स के पास खाना खाने के लिए जाते हैं तो इनकी टेल बनना चालू हो जाती है। ये देखो इनकी टेल बनना चालू हो जाती है, तो ये मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं, यानी कि जिसको हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं, या फिर इसको आप स्पर्म भी बोल सकते हो। मैं फिर से बता रही हूँ, पहले हमारे पास मदर सेल है, मदर सेल खाना खा के बड़ा होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, फिर ये मियोसिस करेगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स खाना खाने के लिए सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं, जिनको बोलते हैं नर्स सेल्स। ये सर्टोली सेल्स का खाना खा के बड़े हो जाते हैं और मेच्योर स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। तो यही सब हमको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखने मिलता है। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है बच्चों, ये पूरा प्रोसेस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रहा है और कहीं नहीं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ये अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है। इसके पास ही सर्टोली सेल्स है, यहीं पर स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, यहीं पर स्पर्म बन रहे हैं। मतलब सब कुछ इस ट्यूब के अंदर हो रहा है, सब कुछ इस ट्यूब के अंदर हो रहा है। तो देखा जाए तो इस ट्यूब में हमको स्पर्म्स मिल जाएंगे। इस ट्यूब में हमको क्या मिल जाएंगे, स्पर्म। देखो मैं इधर बताती हूँ, इस ट्यूब के अंदर आपको ऐसे स्पर्म्स दिखाई देंगे कि ये स्पर्म्स रेडी हो चुके हैं, ये खाना वाना खा के बन चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं। तो अब ये सारे स्पर्म्स हम कलेक्ट करेंगे। ये सारे स्पर्म्स कलेक्ट होके किधर आएंगे, ये जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एक साथ मिलके यहाँ पे स्पाइडर के वेब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। रेटे वर्ड का मतलब होता है वेब। तो यहाँ पर ये जो आपको स्पाइडर के वेब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलके बना है। देखो ना, इधर से 2 ट्यूब आया, इधर से 2, इधर से 2, इधर से 2,
तो सब ट्यूब्स आके एक साथ फ्यूज हो गए, इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको? रेटेटेस्टिस। अब इसके अंदर जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरा स्पाइडर का वेब जैसा स्ट्रक्चर है, यहाँ से वापस से नया बंडल निकलेगा। यहाँ से कुछ 18 से 20 ट्यूब्स निकलते हैं और इन ट्यूब्स के अंदर वापस अपने स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये जो बंडल निकल रहा है ना, ये इतने सारे जो ट्यूब के बंडल्स निकल रहे हैं, इनके अंदर भी अपने स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे। These tubes will have our sperm। तो अब यहाँ से ये जो ट्यूब का बंडल निकल रहा है, इसको बोलते हैं वास इफरेंस या फिर वास इफरेंशिया। इफरेंट डक्ट बोलते हैं या वास इफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ से अब आपका स्पर्म निकल रहा है। अब ये स्पर्म कहाँ जाएगा? ये जो वास इफरेंशिया है, ये ऐसे स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए हमारे टेस्टिस के बाहर ऐसा एक पूरा बंडल बन जाता है। इस पूरे बंडल को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। पर ये एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज द हेड ऑफ द एपिडिडाइमिस, जिसको बोलते हैं कप्यूट। दिस इज द बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, जिसको बोलते हैं कॉर्पस। एंड दिस इज द टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, जिसको बोलते हैं कॉडा। तो यहाँ पर काम क्या होने वाला है मैम? यहाँ पे सारे के सारे स्पर्म्स आपके मेच्योर होने वाले हैं। वो खाना खा के आगे 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 ट्रेवल करते जाएंगे। ऑल द स्पर्म्स विल शो मैचुरेशन। तो देखो क्या क्या हुआ इधर पे, वापस देखते हैं। हमारे पास टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। दीज आर माय टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये मेरे सेमिनिफेरस टिब्यूल है। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल से जमा होके सब रेटेटेस्टिस बन जाता है। दिस इज रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस आगे जाके वास इफरेंशिया बनाएगा। यहाँ पे वास इफरेंशिया बना। अब वास इफरेंशिया से एपिडिडाइमिस बना। दिस इज एपिडिडाइमिस। और अब ये एपिडिडाइमिस ऐसे बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से ये ट्यूब ऐसे बाहर आ रही है। ये देखो यहाँ पे आपका एपिडिडाइमिस खत्म हो गया। अब ये पीछे गया, टेस्टिस के पीछे से जाके यहाँ से ये ट्यूब बाहर आई, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। तो एपिडिडाइमिस से वो ट्यूब बाहर आती है और उस ट्यूब को बोल देते हैं हम वास डिफरेंस। और इन ट्यूब्स के अंदर क्या है, मैं बार बार याद दिला रही हूँ, इन सारे ट्यूब्स के अंदर अपने स्पर्म ट्रेवल कर रहे हैं। क्या ट्रेवल कर रहे हैं? इनके अंदर अपने स्पर्म ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमारा ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, सेमिनिफेरस टिब्यूल, वापस पीछे जाते हैं। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इसको ट्यूब को कट करके अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब ये एक लोब का स्ट्रक्चर है। ये इतने पार्ट को जूम करके आपको दिखाया है। तो देखो यहाँ पे 2 ट्यूब है ना, तो ये एक ट्यूब हो गया, ये एक ट्यूब हो गया और ये आधा हो गया। क्या बोला गया हमको कि एक लोब में, इस एक रीजन में एक ट्यूब भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इधर पे 2.5 दिखाया गया है। तो ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफेरस टिब्यूल है। सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम विल स्टार्ट डूइंग मियोसिस एंड इट विल फॉर्म स्पर्म बंडल्स। ओके, और बीच बीच में इसके सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं ताकि उसका टेल डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पर 2 सर्टोली सेल्स के बीच में आपको और एक सेल का लेयर दिखाई देगा, एक बंडल दिखाई देगा। उस बंडल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। ये क्या बनाते हैं? एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों चाहिए मैम? स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो यहाँ पर ये सब इंपॉर्टेंट है। दिस डायग्राम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये डायग्राम बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है ड्रॉ करने के लिए। तो हमको सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जर्म सेल्स मिलेंगे, सर्टोली सेल्स मिलेंगे। अभी 2 सर्टोली सेल्स के बीच में यहाँ पे जो बंडल है, इस बंडल को बोलते हैं लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। अब ये देखो जितनी भी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ये जितनी भी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, ये सारी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से आगे मिलके क्या बनेगा? वासा इफ्रेंशिया। ये देखो रेटेटेस्टिस से मिलके वासा इफ्रेंशिया बनेगा, 12 to 20 ट्यूब। और फिर ये वासा इफ्रेंशिया के अंदर क्या था? ये सब वासा इफ्रेंशिया के अंदर स्पर्म है ना। तो अब ये स्पर्म किधर जाएगा? ये स्पर्म एपिडिडाइमिस में जाएगा। तो दे कैरी स्पर्म टू एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो हेड वाला रीजन है इसको बोलते हैं कप्यूट, इसके बॉडी वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्पस और इसके टेल वाले रीजन को बोलते हैं कॉडा। जैसे यहाँ पे टेल खत्म होती है तो यहाँ से स्टार्ट होता है वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस ऊपर ओपन होगा और ये वास डिफरेंस ऊपर जाके किसके साथ ज्वाइन करेगा? देखो ये जो वास डिफरेंस है ये आगे जाके किसके साथ ज्वाइन करने वाला है? ये देखो ये वास डिफरेंस है, दिस इज वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस किसके साथ ज्वाइन कर रहा है? इसके साथ ज्वाइन कर रहा है। ये कौन सी डक्ट है? दिस इज सेमिनल वेसिकल। मतलब वास डिफरेंस नीचे से आया, इसके अंदर स्पर्म है, ये सारे के सारे स्पर्म इस पे चले गए, सेमिनल वेसिकल में चले गए।
फिर सेमिनल वेसिकल से आगे ये किधर ओपन होगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट में, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट से ये जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। यहाँ पे बीच में दो वटाने के शेप जैसी एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। तो ये कॉपर्स ग्लैंड से होते हुए ये स्पर्म आगे यूरेथ्रा में जाएगा और फिर यूरेथ्रा से होते हुए ये स्पर्म पीनस से बाहर आ जाएगा। तो हमको क्या देखने मिला यहाँ पर, हमको क्या देखने मिला कि वास्ट डिफरेंस आगे जाके सेमिनल वेसिकल से ज्वाइन हुआ, सेमिनल वेसिकल आगे जाके इजैक्यूलेटरी डक्ट से ज्वाइन होता है। ये देखो सेमिनल वेसिकल किससे ज्वाइंट हो रहा है, देखो ध्यान से, सेमिनल वेसिकल किससे ज्वाइन हो रहा है, सेमिनल वेसिकल इजैक्यूलेटरी डक्ट से ज्वाइन हो रहा है। इजैक्यूलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के पास है, फिर कॉपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। तो देखो ये किससे ज्वाइन हुआ, सेमिनल वेसिकल से, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड लास्ट में पीनस के पास आके स्पर्म क्या हो जाएंगे, स्पर्म्स विल इजैक्यूलेट, ये स्पर्म्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा थियोरी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या चीज आपको बताई है। लेट अस रीड लिटिल बिट थियोरी। तो अभी हिस्टोलॉजी में देखो हमको क्या क्या बोला है, हमारा जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस को डिवाइड कर देता है लोब्यूल्स में। ये अपना टेस्टिस है, इसके अंदर ऐसे लोब्यूल्स हैं और लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। लोब्यूल्स के अंदर कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं, 1 to 4 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर अपना स्पर्म बनेगा, इसके पास बेस में है जर्मिनल सेल्स, यस, जिसको बोलते हैं मदर सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया वर्ड का मतलब क्या होता है, मदर सेल्स। अब ये मदर सेल्स खाना खाएंगे, खाना खा के बड़े हो जाएंगे और फिर बीच बीच में हमको क्या देखने मिलते हैं, सर्टोली सेल्स। ये देखो ना बीच बीच में पिरामिड जैसे सर्टोली सेल्स है, पहाड़ जैसे। ये सर्टोली सेल्स को सस्टेंटिकुलर सेल्स भी बोलते हैं या फिर इसको नर्व सेल्स भी बोला जाता है। ये स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स मियोसिस करेंगे, मियोसिस करके स्पर्मेटिड्स बनाएंगे, स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे स्पर्म को खाना प्रोवाइड करते हैं। वेरियस स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी सीन। सबसे पहले मदर सेल रहेगा, मदर सेल विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखो ये मेरा मदर सेल है, मदर सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, दिस इज मदर सेल, दिस इज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये मियोसिस करना चालू करेगा, तो यहाँ पे होगा मियोसिस 1, तो मुझे इससे मिलेंगे 2 सेल्स N और N, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, और फिर इससे मियोसिस 2 होगा, देयर विल बी मियोसिस 2, तो यहाँ पे मुझे वापस से 2 सेल्स मिलेंगे एंड दीज विल बी कॉल्ड माय स्पर्मेटिड्स। इनको मैं क्या बोलूंगी, ये हमारे स्पर्मेटिड्स है। अब ये मैच्योर होने के लिए किधर जाएंगे, सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे। जब ये सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे तो इन स्पर्म की टेल तैयार हो जाएगी और जैसे इनकी टेल तैयार हो जाएगी तो अब मैं इसका नाम रख दूंगी स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो जब ये सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं खाना खाने के लिए तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। मतलब वो थोड़े टाइम रेस्ट कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, ये सारे के सारे जो गैमेट्स हैं ये सर्टोली सेल्स के पास जाके खाना खा रहे हैं, तो उस फेज को एक नाम दिया है, उस फेज को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो पहले मदर सेल रहेगा अपने पास, फिर मदर सेल से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर मियोसिस चालू होगा, तो मियोसिस से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेंगे, फिर स्पर्मेटिड्स मिलेंगे, ये स्पर्मेटिड्स सर्टोली सेल्स के पास जाएंगे और फिर ये मेच्योर होके स्पर्म बन जाएंगे। ठीक है, द इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, मतलब ये वाले सेल्स, ये क्या सेक्रेट करते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स and they secrete androgen hormone which is your male testosterone hormone which is important for sperm development. is this clear everybody? आगे बढ़े। हाँ देखो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, टेस्टिस के बाहर पेरिटोनियल की लेयर है, मतलब हमारा टेस्टिस पहले एब्डोमेन में डेवलप हुआ, 3 महीने के बाद वो टेस्टिस नीचे आया, तो इस टेस्टिस के पास पेरिटोनियल लेयर है, उसी से पता चला कि ये टेस्टिस पहले एब्डोमेन में डेवलप होता है। ये टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड की मदद से नीचे स्क्रोटम में आता है और ये देखो ये अपना स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम में यहाँ पे एक टेस्टिस है, यहाँ पे एक टेस्टिस है। ओके, अभी यहाँ पर ना इनके पास ऐसे एक बैंड प्रेजेंट होता है, ये बैंड को बोलते हैं गबरनैक्यूलम। ये टेस्टिस को एक ही जगह पे पकड़ के रखेगा, नहीं तो ये टेस्टिस अंदर ही अंदर ऐसे ढुशुम 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 ऐसे टकराएगा और अंदर स्पर्म्स मर जाएंगे। तो ये टेस्टिस अपनी जगह से हिले ना, इसीलिए इस टेस्टिस को हम स्क्रोटम से अटैच कर देते हैं, ऐसे चिपका देते हैं, वो गबरनैक्यूलम की मदद से चिपक जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपका टेस्टिस नीचे आता है, सी दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो उसके साथ साथ ना इंटेस्टाइन भी नीचे आ जाता है एंड दिस इज नॉट एट ऑल करेक्ट, दिस इज वेरी डेंजरस।
तो कभी कभी अगर ऐसा हुआ कि आपके टेस्टिस के साथ आपका इंटेस्टाइन भी नीचे आ गया, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इंग्विनल हर्निया। क्या बोलते हैं ऐसी कंडीशन को हम? इंग्विनल हर्निया। तो देखो यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तक का पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट। यहाँ से आपका एक्सेसरी डक्ट वाला पार्ट चालू हो जाता है। एक्सेसरी डक्ट मतलब क्या होते हैं? हेल्पिंग डक्ट, जो स्पर्म को अब हेल्प करने वाले हैं। स्पर्म बनाने का काम इधर पे खत्म हो गया, स्पर्म बनाने का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे जितने भी डक्ट आएंगे, मतलब यहाँ तक काम खत्म है। ये मेन पार्ट था स्पर्म बनाने का, दिस इज द मेन पार्ट। ये वाला पार्ट मेन पार्ट है स्पर्म बनाने का। अब इसके आगे जो भी पार्ट है वो सब एक्सेसरी है, मतलब दिस इज एक्सेसरी, दिस इज एक्सेसरी, दिस इज एक्सेसरी, दिस इज एक्सेसरी, ये सब एक्सेसरी है। ये सब सिर्फ स्पर्म को डेवलप करने में हेल्प करने वाले हैं। तो देखो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या बोला गया है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। पहला एक्सेसरी डक्ट है रेटेटेस्टिस, फिर दूसरा एक्सेसरी डक्ट है वासा इफ्रेंशिया, फिर तीसरा एक्सेसरी डक्ट है एपिडिडाइमिस, फिर चौथा एक्सेसरी डक्ट है वास डिफरेंस। तो देखो रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, ये सब एक्सेसरी डक्ट है। All the seminiferous tubules of testis posterior form a network of retetestis. जितने भी seminiferous tubules है, ये सारे seminiferous tubules मिलके यहाँ पे एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं retetestis। अब ये वेब जैसा स्ट्रक्चर आगे जाके 12 से 20 बंडल निकालता है। उस 12 से 20 बंडल को बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया स्पर्म को एपिडिडाइमिस में डाल देते हैं, मतलब यहाँ पे जो भी स्पर्म्स है, ये स्पर्म्स अब एपिडिडाइमिस में चले जाएंगे और एपिडिडाइमिस में अब ये स्पर्म्स मैच्योर होने वाले हैं। So it is a long coiled tube which is differentiated into 3 parts. इसके हेड वाले रीजन को बोलते हैं कप्यूट, बॉडी वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्पस और टेल वाले रीजन को बोलते हैं कॉर्डा। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है इसका? द मेन फंक्शन इज स्पर्म मैचुरेशन। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या होने वाला है? स्पर्म मैचुरेशन इन एपिडिडाइमिस। इट लीड्स इनटू वास डिफरेंस। अब देखो जैसे ही एपिडिडाइमिस खत्म हो गया तो ये नीचे से पोस्टीरियरली मतलब नीचे से और टेस्टिस के पीछे से होते हुए ये वास डिफरेंस बन के निकलेगा और अब इसके अंदर जो स्पर्म्स है वो आगे जाने वाले हैं। तो ये वास डिफरेंस बन के निकलता है which travels up to the abdominal cavity and loops over the ureter to open into urethra। देखो जब ये वास डिफरेंस जाता है, यहाँ से आपका एब्डोमिनल कैविटी चालू हो जाता है, ये अपना स्टमक वाला रीजन है, मतलब एब्डोमिन वाला रीजन है। तो ये वास डिफरेंस जब जाता है तो ये जो यूरेटर है इसके अंदर यूरिन है, ये यूरेटर के पास समझो ये यूरेटर है, यहाँ से कोई ट्यूब आ रहा है, यहाँ से ऐसे कोई ट्यूब आ रहा है। देखो मैं चार्जर की मदद से एक्सप्लेन करती हूँ। समझो ये वास डिफरेंस है, दिस इज वास डिफरेंस, इसके अंदर स्पर्म है और यहाँ पे पहले से यूरेटर है। तो ये वास डिफरेंस नीचे से आएगा और नीचे से आके ऐसे मेरे बीच में से ऐसे यहाँ से ऐसे लूप करके अंदर आएगा, मतलब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यूरेटर है तो ये नीचे से आया ना, नीचे से आके ये ऐसे आर पार हुआ और ऐसे सेमिनल वेसिकल, अब यहाँ पे सेमिनल वेसिकल है तो ये सेमिनल वेसिकल से चिपक जाएगा। समझ में आई बात? ये यूरेटर है, ये यूरेटर से ऐसे लूप बना लेता है, यूरेटर के ऊपर ऐसे टंगड़ा डाल के आता है, जंप करके आता है। इज दिस क्लियर एवरीबडी? ठीक है आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मेरा पेन? हाँ, तो ये लूप बना के यूरेटर से आर पार जंप करके आता है। बिफोर डूइंग सो इट जॉइंस द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। तो देखो ये किसके साथ ज्वाइन हो रहा है? अब यहाँ पे जब ये आया तो ये सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन हुआ, फिर सेमिनल वेसिकल के बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है, दिस इज कॉपर्स ग्लैंड, और लास्ट में आता है यूरेथ्रा। तो ये नंबर याद रखो, ये सीक्वेंस सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। ये देखो ये इजैकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट होगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट पासेस थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आता है यूरेथ्रा और यूरेथ्रा प्रोवाइड्स कॉमन पैसेज। अब ये देखो मेल का ये जो यूरेथ्रा होता है ना, ये कॉमन पैसेज होता है, यहाँ से मेल का यूरिन भी पास होने वाला है प्लस सीमेन भी पास होने वाला है। सीमेन मतलब स्पर्म वाला लिक्विड, सेक्सुअल फ्लूइड, इंटरकोर्स करते टाइम जो फ्लूइड निकलता है मेल के पीनस से जिसमें स्पर्म प्रेजेंट होते हैं उसको सीमेन बोलते हैं। तो अभी मेल के पास दो अलग अलग ट्यूब नहीं है, मेल्स के पास एक ही ट्यूब है, यहीं से उसका यूरिन आने वाला है और यहीं से उसका सीमेन आने वाला है। दिस इज द कॉमन पैसेज, इसीलिए इस पैसेज को बोलते हैं डुअल फंक्शन वाला पैसेज है ये। इट शोज डुअल फंक्शंस।
इसीलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट, मतलब ये यूरिन भी लेके आएगा और स्पर्म भी लेकर आएगा। द यूरेथ्रा इज लॉन्ग इन मेल्स and it opens to the outside by an opening called urethral meatus और urethral orifice। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे ओपनिंग प्रेजेंट होता है, ये जो छोटा सा होल है, इस छोटे से होल को बोलते हैं यूरेथ्रल meatus। urethral meatus। All the accessory pair ducts except urethra are present in pair। देखो सिर्फ यूरेथ्रा सिंगल है, ओनली दिस इज सिंगल, बाकी सेमिनल वेसिकल भी अपने पास दो है, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी दो रहती है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो ग्लैंड है, इट इज नॉट अ डक्ट, तो ये तो एक ही रहेगी। फिर कॉपर्स ग्लैंड भी दो है और ये भी दो है, सिंगल है, यूरेथ्रा इज सिंगल, बाकी सब डबल होते हैं बट यूरेथ्रा एक सिंगल ही रहता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है पक्का एवरीबडी? अब थोड़ा सा ग्लैंड्स वाला पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है 5-7 मिनट्स, तो अब ग्लैंड्स वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स में हमें 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, एक है सेमिनल वेसिकल, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है कॉपर्स ग्लैंड। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज 1 सेमिनल वेसिकल, दिस इज 1 सेमिनल वेसिकल, टोटल 2 सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेयर्ड ग्लैंड। अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं तो आपको एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाई देगी, ये वाली, देखो ये मैं पूरा रब कर रही हूँ, लेट मी जस्ट क्लियर दिस कंप्लीटली। हाँ ये देखो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही है, ये पेयर शेप्ड जैसा जो दिख रहा है, लेकिन सेमिनल वेसिकल्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जोड़ी में प्रेजेंट होते हैं। और कॉपर्स ग्लैंड भी 2 होते हैं, यहाँ पे एक होता है वटाने जैसा ग्लैंड, यहाँ पे एक होता है, इसको पी शेप्ड ग्लैंड बोलते हैं। अब हम सीमेन की अगर बात करें तो मैंने आपको क्या बताया, सीमेन वर्ड का मतलब क्या होता है, सीमेन यानी कि सेक्सुअल फ्लूइड, सीमेन यानी कि सेक्सुअल फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म होगा, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, एंजाइम होंगे, सब कुछ होगा। तो अगर मैं सीमेन की बात करती हूँ तो 100% सीमेन फ्लूइड में से 60% सीमेन सेमिनल वेसिकल्स का है, मतलब सेमिनल वेसिकल्स से आता है, 30% सीमेन प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है और 5 to 8% सीमेन कॉपर्स ग्लैंड से आता है। अब सेमिनल वेसिकल से क्या क्या चीजें मिलती हैं हमको, सेमिनल वेसिकल से 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। इसका पीएच अल्कलाइन पीएच है, यानी कि थोड़ा सा सॉल्टी है, क्योंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर है जो स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इसके पास फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो स्पर्म को क्लॉट करने में हेल्प करेंगे, यानी कि उसको थिक लिक्विड बनाने में हेल्प करेंगे। और इसके पास प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, जैसे ही मेल का पीनस फीमेल के वजाइना में इंसर्ट होगा, जैसे ही मेल का पीनस फीमेल के वजाइना में इंसर्ट होगा, तो यहाँ पे जो सीमेन है, ये सीमेन जैसे ही बाहर रिलीज होगा, ये सीमेन अपनी तरफ ऊपर खींचने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन फीमेल के वजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ताकि फीमेल का वजाइना कॉन्ट्रैक्ट होके सीमेन को ऊपर की तरफ खींच सके, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस कर सके, तो वो काम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो देखो सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ पेयर, इट इज प्रेजेंट बिसाइड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाजू में ही प्रेजेंट होते हैं। इसका पीएच अल्कलाइन होता है, इसमें फ्रुक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, टोटल 60% कंट्रीब्यूशन देता है। फ्रुक्टोज का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना फॉर स्विमिंग ऑफ द स्पर्म, फाइब्रिनोजेन पूरे सीमेन को थिक बना देता है, गाढ़ा बना देता है, और प्रोस्टा फॉर क्विक रिलीज, क्विक प्रोपल्शन यानी कि क्विक मूवमेंट इन द वजाइना, जब सीमेन पूरा गाढ़ा रहेगा तो वजाइना में इजीली मूव करेगा। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस करता है। रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का मतलब क्या होता है, फीमेल की वजाइना पीनस को अपनी तरफ खींचेगी, ना कि उल्टा। ओके, सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स। अब नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की क्या खासियत है, सिंगल है, 30% फ्लूइड देता है। इसका फ्लूइड एसिडिक पीएच का होता है, क्योंकि इसके पास सिट्रिक एसिड है, एसिड फॉस्फेटेस एंजाइम है। अभी देखो, अगर मैं बोलूं आपको एक सिंपल सी चीज, तो फीमेल का जो वजाइना होता है ना, फीमेल के वजाइना का पीएच अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, और स्पर्म को 7.4 के पीएच में रहने की आदत है। अब अगर मैं इतने बेसिक वाले पीएच से स्पर्म को अचानक से इतने एसिडिक एनवायरनमेंट में डालूंगी तो स्पर्म मर जाएंगे, और यही होता है, जितने भी स्पर्म फीमेल के वजाइना में जाते हैं 50% स्पर्म तुरंत मर जाते हैं, बाकी 50% सर्वाइव करते हैं। तो वो बाकी के 50% कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उनको पहले से हमने थोड़ा सा एसिड दे रखा था, वो एसिड एनवायरनमेंट में खुद को तैयार करते हैं कि हमको थोड़ा थोड़ा अगर रोज एसिड मिलेगा तो हमको पता चलेगा कि फीमेल के वजाइना में कैसा एनवायरनमेंट है, और उस हिसाब से हम खुद को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। जैसे हम अपने सोल्जर्स को पहले ही इतनी कड़क ट्रेनिंग देते हैं कि वो रियल वॉर के टाइम पे रेडी हो जाते हैं,
जैसे आप लोगों का प्रीलियम एग्जाम होता है ताकि आप लोगों को पता चले कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, वैसे ही हम अपने स्पर्म को पहले ही थोड़ा एसिड दे देते हैं ताकि वो स्पर्म रेडी रहे कि उनको वजाइना में जाके खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में क्या बताया है? It is a large and single gland. It is made up of 20 to 30 lobes. It is present inside the urinary bladder. ये देखो, urinary bladder के inside में नीचे present होता है, below the urinary bladder, and it surrounds the urethra and releases a milky white and slightly acidic fluid. मतलब ये क्या करता है? Slightly acidic fluid secrete करता है, 30% वॉल्यूम है। कौन कौन सा एसिड है इसमें? सिट्रिक एसिड है, एसिड फॉस्फेटेस है और बहुत सारे अदर एंजाइम्स हैं। ये जो एंजाइम है ये क्या करने में हेल्प करते हैं? स्पर्म को प्रोटेक्ट करते हैं फीमेल के एसिडिक एनवायरनमेंट से। और लास्ट में आता है कॉपर्स ग्लैंड। इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि ये यूरेथ्रा से कनेक्टेड है। यहां से इसका फ्लूइड डायरेक्ट यूरेथ्रा में जाएगा। ये दो प्रेजेंट होता है, 5 to 8% फ्लूइड सेक्रेट करता है। इसका पीएच भी अल्कलाइन होता है और ये लुब्रिकेंट का काम करता है। मतलब इसका कुछ मेन काम नहीं है, ये स्टिकी लिक्विड सेक्रेट करता है जिससे कॉप्यूलेशन इजीली हो सके, मेल की पीनस की एंट्री फीमेल के वजाइना में इजीली हो सके। तो ये ल्यूब्रिकेशन करता है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल पी साइज्ड एंड पेयर्ड ग्लैंड जो यूरेथ्रा के आजू बाजू में प्रेजेंट होती है। देखो ये वाली ग्लैंड, और ये म्यूकस सेक्रेट करती है जो फीमेल के रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मेल के रिप्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन का काम करेगा ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बताया? प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बताया है। जो आदमी 50 साल से ऊपर की एज हो जाती है, जो बहुत ज्यादा फैट कंज्यूम करते हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर के हाई चांसेस होते हैं। तो इसीलिए 50 इयर्स के बाद उनका चेकअप कराना जरूरी होता है। अब आता है सीमन। ये मैंने आपको पहले बता दिया। सीमन मतलब क्या होता है? सेक्सुअल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड काफी स्टिकी होता है, इसका पीएच अल्कलाइन होता है, दिखने में थोड़ा व्हाइट कलर का होता है। जो मेल का आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो लिक्विड निकलता है ना, उसकी बात हो रही है। और उसका पीएच ऑन एन एवरेज 7.2 to 7.7 के बीच में होता है। इट इज इजैक्युलेटेड बाय मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये बाहर आता है। इजैक्युलेटेड यानी कि रिलीज्ड। नॉर्मली एक बार में मेल जो है वो 2.5 to 4 ml सीमेन रिलीज करता है, और इस सिंगल इजैक्युलेशन में, मतलब अगर 4 ml सीमेन निकला है तो 4 ml में 400 मिलियन स्पर्म्स होंगे। तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज फर्टाइल, दे कैन गिव बर्थ टू द चाइल्ड। इट कंटेन्स सेक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस। तो देखो इस सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एपिडिडाइमिस से जो स्पर्म्स आए थे वो प्रेजेंट होंगे, सेमिनल वेसिकल का फ्रुक्टोज प्रेजेंट होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ से हमको जो जो मिला है ये सारी चीजें सीमेन में प्रेजेंट होंगी। ऑल दिस बी प्रेजेंट इन द सीमेन, ओके। अब अगर मैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं कॉप्युलेटरी ऑर्गन। दिस इज पीनस एंड द स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिस को प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और पीनस इज द मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। इट इज द जेनाइटल ऑर्गन। दिखने में ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और ये 3 मस्कुलर बंडल से बना है। इट इज मेड अप ऑफ 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। एक पहले जो 2 बंडल्स हैं, ये 2 बंडल्स कौन से टिश्यू से बने हैं? अ पेयर ऑफ पोस्टेरोलेटरल टिश्यू कॉल्ड कॉर्पोरा केवर्नोसा। ये देखो, ये एक इस साइड है, एक इस साइड है। सो दिस इज अ पेयर ऑफ कॉर्पोरा केवर्नोसा। और बीच में जो एक टिश्यू है दैट इज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये अंदर वाला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। द स्वोलन टिप ऑफ द पेनस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनस। यहाँ पे ये जो टिप वाला रीजन दिख रहा है ना, इस पूरे टिप को बोलते हैं ग्लांस पेनस। और इसके ऊपर जो एक स्किन प्रेजेंट होती है, इस स्किन को बोलते हैं फोर स्किन। इस स्किन को हम क्या बोलते हैं? फोर स्किन, या फिर इसका दूसरा नाम है प्रेप्यूस। जो मुस्लिम बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग मतलब आप लोगों को ये पता होगा, और बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं। एक रिलीजियस रिचुअल होता है जिसमें कुछ आई बिलीव कि मेरे साथ जो क्लासमेट्स थे मुस्लिम वाले, उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब उनके भाई का या उनके कजन का वगैरह खतना किया जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद यही वर्ड बोलते हैं उसको। तो उसमें बेसिकली होता क्या है? प्रिप्यूज कट कर देते हैं, मतलब ये थोड़ा सा फोर स्किन रिमूव कर देते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये सही भी लगता है, बहुत सारे लोगों को ये गलत भी लगता है। अगर आप फोर स्किन रिमूव कर रहे हो तो मैं इसका एक एडवांटेज बताती हूँ, एक डिसएडवांटेज बताती हूँ, बाकी आप खुद से डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बच्चों में अवेयरनेस होनी चाहिए, इसीलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि एक टीचर का काम सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज देना नहीं होता है, लेकिन अवेयरनेस भी करना होता है। तो देखो, मुझे इसके पीछे का रिलीजियस बिलीफ नहीं पता, इसीलिए मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, बट इसके पीछे का जो साइंटिफिक नॉलेज है वो मैं शेयर कर सकती हूँ। ऐसा बोला जाता है कि ये जो फोर स्किन है ना, इस फोर स्किन के नीचे जब लड़के जब यूरिनेशन करते हैं
तो यूरिनेशन करने के बाद वो पीनस को वॉश नहीं करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो यूरिन रह जाता है वो इस प्रिप्यूस के नीचे जमा हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है, इसीलिए ये प्रिप्यूस निकाल दिया जाता है, मतलब ये फोरस्किन निकाल दी जाती है। ये इसका एडवांटेज है। फोरस्किन निकाल दोगे तो यूरिन ड्रॉपलेट्स बचेंगे ही नहीं, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव टिश्यू है। ये जो फोरस्किन है ये सेंसिटिव टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपने फोरस्किन निकाल दिया तो सेंसिटिव टिश्यू इजीली इंजर्ड हो सकता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो अब आप डिसाइड करो कि ये सही है कि गलत है, मैंने सिर्फ आपको नॉलेज शेयर की है। नेक्स्ट आता है स्क्रोटम। अब अगर हम स्क्रोटम की बात करें तो स्क्रोटम एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जहां पे आपके टेस्टिस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं। स्क्रोटम का सबसे मेन काम है टेम्परेचर मेंटेन करना। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए हमको बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए रहता है। अगर मेरे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो स्क्रोटम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होगा, सेंटीग्रेड होगा। इसी टेम्परेचर पे स्पर्म डेवलपमेंट होता है। तो ये एक लूज पाउच है जो पीनस के पीछे प्रेजेंट होता है और दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब ऐसे लेफ्ट साइड अलग होता है और राइट साइड अलग होता है, और बीच में ऐसे एक सेपरेटिंग मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम जैसे अपने नाक के बीच में ये जो सेप्टम है, ऐसे यहाँ पे भी एक सेप्टम होता है। एंड दिस सेप्टम इज मेड अप ऑफ ट्यूनिका डार्टोस मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीईटी में पूछा जाता है। The fetal testes are guided in and retained into the scrotum by short fibromuscular band called gubernaculum। ये देखो, जैसे ही टेस्टिस आपका स्क्रोटम में आ जाता है, यहाँ पे एक बैंड फॉर्म हो जाता है। इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? gubernaculum। The testis remains suspended in scrotum by spermatic cord। ये टेस्टिस अपने आप टुपुक करके नीचे नहीं आया है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड होके फिर नीचे आता है ये। अगर टेस्टिस सही समय पे स्क्रोटम में नहीं आया तो फिर क्रिप्टोरकिडिज्म वाली कंडीशन हो जाती है। क्रिप्टोरकिडिज्म में क्या होता है? अगर टेस्टिस सही समय पे नीचे नहीं आया तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा और वो मेल स्टेराइल हो जाएगा, स्पर्म नहीं बनेंगे उसमें। द क्रीमेस्टर एंड डार्टोस मसल्स ऑफ स्क्रोटम हेल्प इन ड्रॉइंग टेस्टिस क्लोज और अवे फ्रॉम द बॉडी। देखो, बोलते हैं ना कि गर्मी में टेस्टिस स्वेल हो जाते हैं और ठंडी में टेस्टिस श्रिंक हो जाते हैं। तो टेस्टिस को कब श्रिंक होना है और कब स्वेल होना है वो ये दोनों मसल्स डिसाइड करते हैं। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 3 डिग्री लोअर देन बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बच्चों को क्या लगता है कि स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, ऐसा नहीं है। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में 2 डिग्री कम टेम्परेचर होगा। अगर बॉडी का 30 डिग्रीज है तो स्क्रोटम का 28 डिग्रीज होगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा तभी आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। ओके, सो हियर वी आर डन विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर आपकी इच्छा हो तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर नीचे कमेंट करके बता सकते हो। ये फर्स्ट एमसीक्यू है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आंसर इधर दिया नहीं है, आपको आंसर नीचे कमेंट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करते जाऊं। बदले में आपका सिर्फ एक ही चीज सपोर्ट चाहिए हमें, दैट इज योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड योर जेन्युइन कमेंट्स कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आप जितना ज्यादा चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता चलेगा कि आपको ये चैनल से फायदा हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें इस चैनल पे आने वाली हैं, लेकिन प्लीज पढ़ाई करना स्टार्ट करो बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम। So all the best everybody, bye bye, take care, see you soon।